हेलो नमस्कार दोस्तों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकेंगे उन सभी सवालों के बारे में डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास की ओर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सवाल के साथ। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। सवाल क्या है कि हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सियोमारा कास्त्रो जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और वो देश के बारे में आप लोग बहुत कम ही सुना होगा। तो ये देश कौन सा है? होंडुरास। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और ये आप लोगों के सामने कौन है? सियोमारा कास्त्रो। और ये दोस्तों इसके जीतने के पीछे मुख्य 2 कारण थे। क्या कि ये बोली थी कि मैं जीतने के बाद मादक पदार्थों की तस्करी पर बैन लगा दूंगा, और दूसरा क्या बोली थी कि गर्भपात के नियमों में मैं बदलाव लाऊंगा। ये दोनों चुनावी मुद्दा लेके अपनी ये जीत हासिल की। अब चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको होंडुरास किस जगह पर है। ये है नॉर्थ अमेरिका दोस्तों। ये वर्ल्ड मैप का नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये दिख रहा होगा, ये एरो करके, ये येलो कलर वाला, ये क्या है? होंडुरास है, ठीक है दोस्तों। ये होंडुरास है। होंडुरास की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है क्या? टेगुसिगलपा। क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ, टेगुसिगलपा जो है वो होंडुरास की कैपिटल सिटी है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये उससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं, जो हाल ही में नए प्रधानमंत्री चांसलर जो बने उन सभी के बारे में आपको बताता हूँ। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन ही हाल ही में बने हैं? तो फुमियो किशिदा जो है सो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की कैपिटल सिटी की बात करें तो इसकी कैपिटल सिटी क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो इसकी करेंसी चलती येन, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, जर्मनी के नए चांसलर। मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एंजेला मर्केल जो थी वो पहले जर्मनी की चांसलर थी और वो अब अपने सेवा से निवृत्त हुई और नए चांसलर बने ओलाफ सोल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर। नेक्स्ट, बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री। अभी मैंने हाल ही में बताया था, इसके बारे में बता चुका हूं मैं पिछले क्लास में कि बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मिया मोटली। मैं बता दूं, मैं इस क्लास में मैं करंट के इतने सवाल रिपीट करूंगा कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें। मैं ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो सीधे एग्जाम में भिड़ने की एकदम प्रबल संभावना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री। आपको पता होगा इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली जो बेनेट है, बेनेट, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इजराइल के नए राष्ट्रपति भी बने इसाक हर्जोग जो है इजराइल के नए राष्ट्रपति बने। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नए। अब इसकी अगर इजराइल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। और यहाँ करेंसी चलती है न्यू शेकेल, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल की ओर। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर ले जाने से पहले एक बात इजराइल के बारे में और मैं बता दूं, ये विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों वाला देश है। वो कौन सा देश है? इजराइल। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी डिटेल हो सके मैं सारा क्वेश्चन को कवर करूं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है? हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो मिसाइल का नाम क्या है? हवासोंग। मैं बता दूं, ये तानाशाह देश एक ही तो पागल है। वो क्या है? उत्तर कोरिया का किम जोंग यांग जो है सो हवासोंग मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये कैसी मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। और इसका सफल परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसकी अगर यदि हम मारक क्षमता बात करें, रेंज क्या है इसकी रेंज जो है सो 2000 किलोमीटर। कितना? 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। अब चलिए मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये है वो हवासोंग मिसाइल 12। हवासोंग मिसाइल 12 है जिसका उत्तर कोरिया ने सफल परीक्षण किया है। आप तो ये बता दीजिए कि उत्तर कोरिया मीन्स नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। आप ये बता दीजिए, ठीक है। तब तक अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये कुछ हाल ही में जो टेस्ट हुए हैं मिसाइल, वो सभी मिसाइल जो एग्जाम में आने की एकदम संभावना बनती है, वो सारी मिसाइल। जिरकोन मिसाइल, मैं बता दूं रसिया ने हाल ही में जिरकोन मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च किया है। और ये कैसी मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका हाल ही में रसिया ने लॉन्च किया और मिसाइल का नाम है जिरकोन मिसाइल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। एरो 3 मिसाइल, कौन सी मिसाइल है? एरो 3। और इसका जो सफल परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। और ये कौन सा मिसाइल है? एरो 3। और कैसी मिसाइल है? ये हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो एयर डिफेंस मतलब डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम मिसाइल है।
जिसका हाल ही में इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए वापस आते हैं पहले सवाल की ओर। मैंने पूछा था कि ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी अक्षांशीय रेखा है, तो 38 डिग्री। ये 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। अगला ये है प्रलय। प्रलय क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहली जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, कैसी मिसाइल है ये, सरफेस टू सरफेस मीन्स सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है, डीआरडीओ में भारत के जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता बात करें, रेंज इसकी क्या है प्रलय का, तो इसका रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर मारक क्षमता है। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि ब्रह्मोस ये कैसी मिसाइल है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं, और ये है आप लोग सामने तीसरा सवाल। एकदम फटाफट गोली की तरह सवाल जो पूछता हूँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में दागिए। ठीक है, मैं तब तक इधर तुरंत मैं आपको ये सवाल क्लियर करता हूँ। अगला सवाल क्या है कि 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है, तो मैं बता दूं ये आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है सो हाल ही में अपना 30वां स्थापना वर्ष मनाया। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो ये कैसी आयोग है, ये विधिक आयोग है। ठीक है, लीगल बॉडी है। कैसी बॉडी है, लीगल बॉडी है, मीन्स विधि का आयोग है। और ये क्या संवैधानिक बॉडी नहीं है, आप इसको ध्यान में रखें। ये संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग का, लेकिन ये लीगल बॉडी है। आप इस सवाल को क्लियर रखें। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा आयोग है, तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना एक विधिक आयोग है। ठीक है, और इसकी स्थापना बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में, कब 1992 में इसकी स्थापना हुई। और कौन से एक्ट के तहत, तो एक्ट वो है 1990 के एक्ट के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा जो है सो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा क्या कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी आयोग है, तो ये विधिक आयोग है, आपको ध्यान में रखना। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1992 में। और अगला सवाल कौन से एक्ट के तहत, तो 1990 वाला एक्ट के तहत। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। एक आपको ऑप्शन में डी में दिख रहा होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ए के मिश्रा। ठीक है, कौन है, ए के मिश्रा मीन्स अरुण कुमार मिश्रा जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोग के सामने उससे संबंधित सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख अभी मैंने बताया कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, ए के मिश्रा। ठीक है, ये कौन से एक्ट के तहत, ये भी एक विधिक आयोग है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। और इसकी स्थापना 1993 के एक्ट से हुआ है। ठीक है, 1993 के एक्ट से। नेक्स्ट सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है, कौन सा फिनांस कमीशन है सो वर्तमान में कार्यरत, तो वो कितनी है, 17वीं वित्त आयोग वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है कौन है, एन के सिंह जो है सो वर्तमान में 17वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आई होप मैंने सारा सवाल जो है क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उस सवाल को आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को, कब 1950 को इसकी स्थापना हुई। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब चलिए ले चलता हूँ मैं अगले सवाल की ओर। और ये रहा एक बेहतरीन सवाल, आपको ये सवाल को याद रखना है। क्यों याद रखना, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ, और कहाँ हुआ, कटक में। आपको पता होगा कहाँ हुआ, कटक में। और कटक के कहाँ मीन्स कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और इसके महिला सिंगल वर्ग में किसने खिताब जीता है, तो ये खिताब जीता है कौन, उन्नति हुड्डा जो है सो महिला सिंगल का खिताब जीती है। और ये इंपॉर्टेंट, आप पूछ रहे होंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत की पहली सबसे युवा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, सबसे युवा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी गई है, उन्नति हुड्डा। और ये महज 14 ईयर की है, कब, कितनी वर्ष की, 14 वर्ष की है उन्नति हुड्डा, जो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का सिंगल वर्ग में खिताब जीती है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि उन्नति हुड्डा कौन सा टूर्नामेंट जीती है, तो ओडिशा ओपन टूर्नामेंट, जिसका आयोजन कटक में हुआ था। और ये भारत, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारत की सबसे युवा बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। ठीक है, और मैं बता दूं यही गेम में जो है सो पुरुष एकल का खिताब कितने जीता था, फीमेल सिंगल में
तो ये फीमेल सिंगल में कौन ये जीते थे, तो मैं इसके बता दूं किरण जॉर्ज। कौन? किरण जॉर्ज जो है ये विजेता रहा पुरुष वर्ग में सिंगल का। ठीक है, चलिए अब चलता हूँ अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये कुछ कप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कप जो है किससे संबंधित है, इसलिए आप ये कप को एकदम ध्यान से रखें, याद रखें। अगर नहीं याद हो तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट कर लें और आप याद करें। ठीक है, पढ़ें इसको एक दो बार, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए चलते हैं। उबेर कप, उबेर कप का संबंध किससे है, तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से उबेर कप का संबंध है। ठीक है, और डेविस कप, डेविस कप की बात करें तो ये टेनिस से है, एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, डेविस। थॉमस कप, थॉमस कप की बात करें तो ये भी क्या किससे, बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन कप है। यूरो कप, यूरो कप की बात करें तो ये फुटबॉल कप है। कौन सा कप है, फुटबॉल कप है। कोपा अमेरिका की बात करें तो ये भी फुटबॉल का है। कोपा अमेरिका किस गेम का है, फुटबॉल का है। डूरंड, डूरंड कप की बात करें तो ये भी किससे है, तो ये भी है फुटबॉल से। ठीक है, आप ये चीज़ को ध्यान में रखें। आई होप सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि उबेर कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। थॉमस कप बैडमिंटन से। यूरो कप फुटबॉल से। कोपा अमेरिका फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से। और आप एक और नोट कर लीजिए, राइडर कप। कौन सा, राइडर कप का संबंध जो है वो किससे, गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से राइडर कप का संबंध गोल्फ से। आई होप मैंने सारा जो कप थे इंपॉर्टेंट वो सारा मैंने करा दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये रहा आप लोगों के सामने 5वां सवाल। और सवाल क्या है, मैं सवाल की ओर देखता हूं तो सवाल क्या है कि हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, कौन सी यूनिकॉर्न है दोस्तों, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है। तो मैं बता दूं पहले यूनिकॉर्न होता क्या है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, जब स्मॉल स्टार्टअप जो है, जब छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप ये बड़े स्टार्टअप के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, बिग स्टार्टअप के रूप में जब बदल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। यूनिकॉर्न किसको कहते हैं, बड़े स्टार्टअप जो हैं उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है, तो ये इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स जो है सो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलिए चलता हूँ अगले सवाल की ओर। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो जो 2021 का आईपीएल हुआ था इसका विजेता कौन रहा, तो चेन्नई सुपर किंग्स रहा। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी पहली कौन बन गई, तो चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए चल सकते हैं, माही मार रहा है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की टीम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ कि आईपीएल 2021 कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था। तो मैं बता दूं आईपीएल 2021 जो हुआ वो 14वें क्रम का आईपीएल था। क्या में 14वें क्रम का आईपीएल था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ, जिसका विजेता कौन रहा, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, अब फाइनल मुकाबला दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट सवाल कि अब इस बार का मैं बता दूं जो 2021 का आईपीएल था उसका स्पॉन्सर कंपनी कौन थी, तो उसकी स्पॉन्सर थी वीवो। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 और 23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, तो जिसका नमक खाते हैं दोस्तों टाटा ग्रुप जो है सो 2022 और 2023 के लिए आईपीएल का स्पॉन्सर बनी है। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल, सर्वाधिक आईपीएल कौन सी टीम जीती है, तो आपको पता होगा और मेरा भी फेवरेट मुंबई इंडियंस। कौन सी, मुंबई इंडियंस जो है सर्वाधिक बार आईपीएल जीती है। कितनी बार, 5 बार, 5 टाइम्स जो है ये जीती है। ठीक है, और इसके कैप्टन कौन है, तो रोहित शर्मा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल कि अक्सर चर्चा में रहने वाला विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। मैं ये सवाल क्यों लाया हूँ, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, आप इसको गौर से सुनिएगा ये सवाल को, कि हाल ही में ये ग्रेट बैरियर रीफ क्यों चर्चा में रहा। मैं बता दूं सबसे पहले कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है सो ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रेट मतलब बैरियर रीफ क्या है। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है ये वो क्या है, तो मैं बताता हूँ। अब पहले आप एक काम कीजिए, पहले मैप प्रवाल भित्ति को देखिए। मैप में मैं दिखाता हूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये आप लोग को दिख रहा होगा ये जो पूरा ये क्या है, प्रवाल भित्ति है। ठीक है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। और सवाल में ये पूछता है, ठीक है मैं बता दूं, ये सवाल में पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में, क्या कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर जो मैप नहीं देखा होगा उसकी तो गई भैंस पानी में। मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के जो है सो उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है दोस्तों, कैसे ये है, ये रहा उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, ये रहा पूर्व। तो उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों, तो ये देखिए आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये सब ये क्या है, ग्रेट मीन्स प्रवाल भित्ति से निर्मित ये है। ठीक है, ये
और ये क्या किया है, तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूनेस्को जो है सो इसको खतरे की सूची में डाल दिया, ठीक है। यूनेस्को इसको खतरे की सूची में डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, क्योंकि ये प्रवाल भित्ति जो सफ़ेद पड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे, जिसके कारण पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इसको ध्यान में रखें दोस्तों। मैं बता दूं, अगर ये प्रवाल भित्ति कलरफुल नहीं रहेगी तो कोई देखने जाएगा दोस्तों। इसलिए यूनेस्को जो है सो ये जो प्रवाल भित्ति है सो क्या होने लगा, कोरल रीफ जिसको बोलते हैं, ये वाइट पड़ने लगा है, जिसके कारण यूनेस्को जो है सो इसको खतरे की सूची में डाल दिया है। और इसलिए वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस पर कुछ पैसे खर्च करके इसको फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में आप यहाँ एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो है सो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मैं एक और बात बता दूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो इसको सही करने के लिए कितना खर्च कर रही है, तो $7 मिलियन, कितना, $700 मिलियन जो है सो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है सो ग्रेट बैरियर रीफ पर ये खर्च करेगी इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। आई होप ये सारा सवाल आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब आते हैं सवाल की ओर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आप इसको ध्यान से में रखें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। और यहाँ क्या एक और फेमस 2 नदी है, कौन है, मर्रे डार्लिंग जो है सो ऑस्ट्रेलिया की 2 फेमस नदी है। और यहाँ काफ़ी मरुस्थल है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मरुस्थल है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को विश्व की प्यासी भूमि कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये सवाल सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, जो क्वेश्चन के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ उससे सवाल ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। इसलिए आप उस चीज़ को इग्नोर ना करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा भारत में प्रवाल से निर्मित, यहाँ आप ऐड कर लिए द्वीप। भारत में प्रवाल से निर्मित कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सो कोरल से निर्मित है, ठीक है। मैं बता दूं किससे, कोरल से निर्मित है। नेक्स्ट सवाल, समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं, तो समुद्री वर्षावन कोरल को कहते हैं। प्रवाल को समुद्री वर्षावन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का विजेता कौन है, तो महिला वर्ग में जो है एशले बार्टी जो है सो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो हाल ही में समापन हो चुका है उसकी विजेता ये रही है, ठीक है। और पुरुष वर्ग में बात करें तो इसके पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, कौन है, राफेल नडाल। आई होप ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने 7वां सवाल, और सवाल ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं, जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो LIC की बात करें, LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई, कब है, 1956 के एक्ट से हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं MR कुमार, कौन है, MR कुमार हैं, जिसका कार्यकाल जो है हाल ही में भारत सरकार ने मार्च 2023 तक, कब, मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है 1 साल के लिए, ठीक है। 1 ईयर के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। और मैं बता दूं कि अभी जो बजट पेश हुआ उसमें बजट में निर्मला सीतारमण जो भारत के वित्त मंत्री, उसने हाल ही में कहा कि LIC का जल्द ही IPO आने वाला है, ठीक है। मैं बता दूं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि IPO क्या है। मैं एक फाइनेंशियल मार्केटिंग से संबंधित एक वीडियो लेकर आऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या है, MR कुमार जो वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं, जिसका कार्यकाल जो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया कर मार्च 2023 तक कर दिया गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है, मैं इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, तो फिर बताता हूँ। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो अलका मित्तल, कौन बनी है, अलका मित्तल जो है सो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ONGC की, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट सवाल, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो गोविंद चिंतालू हैं, ठीक है। मैं नाबार्ड की बात करूँ, नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो समिति थी शिव रमन समिति, कौन थी, शिव रमन समिति के सिफारिश पर जो है सो नाबार्ड की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई है आप कमेंट में बताएं, ठीक है। इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, इस दोनों आप कमेंट सेक्शन में फटाफट गोली की तरह दागिए। तब तक चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। SBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो SBI के वर्तमान में अध्यक्ष जो है दिनेश खारा, कौन है, दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसकी स्थापना SBI की 1955 में 1955 में SBI की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में,
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट सवाल। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अजय त्यागी हैं। कौन है? अजय त्यागी जो है सो वर्तमान में सेबी के प्रमुख हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? आप एकदम फटाफट बताएं कि स्थापना कौन सी एक्ट के तहत हुआ है सेबी की स्थापना। चलिए मैं बता ही देता हूँ, सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट से हुआ। कौन से एक्ट से? 1992 के एक्ट से। एक्ट है 1992 का। मैं अगेन कंफ्यूज नहीं होना है कि सेबी का अगर एक्ट बोले तो 1992, स्थापना बोले तो 1988, ठीक है। तो सेबी क्या का काम क्या है? तो सेबी जो है सो भारत के जो शेयर मार्केट हैं उन सभी को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। और सवाल क्या है? सवाल है कि भारत का पहला भू पार्क, जिसको बोलते हैं जियो पार्क, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में भारत की पहली भू पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ है भू पार्क। ये रहा इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इन एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश की कहाँ बात करें तो जबलपुर में। और जबलपुर के किस गांव में? तो लम्हेटा गांव। हाँ दोस्तों, गजब। लपेटा गांव नहीं दोस्तों, लम्हेटा, ठीक है दोस्तों। लम्हेटा गांव में भारत की पहली जियो पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। भू पार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी अनुमति कौन दी है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है इसकी स्थापना के लिए, जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। और ये एशियाई शेरों के लिए क्या फेमस है? एशियन शेरों के लिए ये प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन है? तो गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एमपी में है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, एंजॉय कर रहे हो, तो क्लास लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर अपडेट करूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल क्या है? तो आप इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों कि भारत में हाल ही में भारत के किस राज्य के होयसला मंदिर को विश्व विरासत की सूची में नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो मैं बता दूं, होयसला मंदिर जो है सो यूनेस्को जो है सो विश्व विरासत सूची के नामांकन तौर पर शामिल किया। मैं अगेन बता दूं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। विरासत सूची नहीं घोषित किया है, केवल 2022-23 के लिए इसका नामांकन हुआ है, ठीक है। 2022-23 के लिए इसका नामांकन हुआ है। अब मैं बता दूं होयसला मंदिर कहाँ है? तो होयसला मंदिर जो है सो कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है? कर्नाटक में है ये होयसला मंदिर। और इसका निर्माण किसने कराया था? कौन से वंश ने कराया था? तो होयसला साम्राज्य ने, ठीक है। होयसला जो साम्राज्य है, होयसला साम्राज्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ले चलता हूँ आपको। ये है होयसला मंदिर जो कर्नाटक में है, ठीक है। और यूनेस्को के अभी हाल ही में, ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची के नामांकन सूची के तौर पर इसे नामित किया गया है 2022-23 के लिए, ठीक है। 2022-23 के लिए आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप तो एक बता दीजिए इसमें कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है, ठीक है। कामाख्या माता मंदिर किस जगह पर है? माता मंदिर। और एक और बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में है? ये दोनों सवाल का जवाब आप फटाफट कमेंट सेक्शन में एकदम गोली की तरह दागिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। रक्षा खुफिया एजेंसी मीन्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि GAV रेड्डी को जो है सो वर्तमान में रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के तौर पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें रक्षा खुफिया एजेंसी की, तो इसकी स्थापना 2002 में, ठीक है। और ये है आपके सामने GAV रेड्डी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आज का, ठीक है, आज का मैं जीके का सवाल मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ कि आज का जीके का सवाल क्या है, जीएस का सवाल क्या है। तो आप ये बता दीजिए, ठीक है, कि रावत भाटा
भाटा परमाणु संयंत्र जो है सो किस राज्य में है, ठीक है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, आप ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज का जीके टुडे जीके सवाल है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।